ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को ये वाली प्रॉब्लम दी थी, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस +2 माइक्रोकूलम एंड सर ये -5। वाला नहीं था सर, ये आपने करवा दिया था सर वो 20 और 25 वाला था। ओके, ये वाला था। हाँ सर। सो इसमें ये था कि find the component of forces on Q2 along the 3 axis, also find the net magnitude of forces। लगभग सबने करके भेज दिया इसको सॉल्यूशन, बट लेट मी सी कि मैं इसको कैसे करूंगा। ओके, सो Q1 is 20 microcoulomb and Q2 is 25 microcoulomb are placed at -1 1 and 3 1 -2। कोई एक मेरे को डिक्टेट कर देना जब मैं स्क्रीन चेंज करूंगा तो, क्योंकि मुदित you dictate me the problem। okay, find the component of force Q2 on along the 3 axis। क्या चार्जेस क्या था? 20 माइक्रोकूलम एंड 25 माइक्रोकूलम। मुदित, यस सर। ये तो 20 है और ये 25 है, राइट? और इसके यस सर। 1 -1 1 एंड 1, और इसके दे यस सर। 1 एंड -2। यस सर। Q1 and this is Q2, right? So we have यस to सर। find the force on 2 due to 1, which is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, position vector of 2 with respect to 1 cap। So what is position vector of 2 with respect to 1? Which is R2 minus R1, which is 3i minus I 4i, 1 minus 1 0j and minus 3k, that's all। So unit vector, sorry, this is position vector of 2 with respect to 1 according to my convention। So position vector of 2 with respect to 1 will be, unit vector will be 4i minus 3k divided by 5। okay, so force will be simply 9 into 10 power 9 multiplied by 20 into 25 into 10 power minus 12 whatever, उसमें किसी ने भी गलती नहीं की है, upon r square, r is 5, so 25, and यहाँ पे जो है ना मेरे को साथ में ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 जो है ना वो 4i minus 3k divided by 5, बस यहाँ पे लिख लो। बस इतना ही करना था तुम लोगों को, इससे तुम्हारे को सीधा सीधा पता चल जाएगा। बाकी सब तो सबने सही कर लिया था। यहाँ पे जो है ना कैलकुलेशंस बहुत लंबे कर रहे थे तुम लोग। 18 into 10 minus 3 4i minus 3k by 5, ये तो वैसे यूनिट वेक्टर है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सीधे यहाँ से आ गया तुम्हारे पास, और डायरेक्शन के लिए तुम्हारे पास ये आ गया 4/5 i कैप एंड -3/5 k कैप। ओके, सो इससे ज्यादा लंबा अगर तुम लोग कर रहे हो कैलकुलेशन वाइज या कुछ भी, देन दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबको क्लियर हो गया सवाल? क्लियर है सवाल सबको? आगे चलें क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? यस सर। नो सर। इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके,
फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, नथिंग टू शो। अगर ये एक चार्ज Q0 है, इस पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 बहुत सारे फोर्सेस चार्जेस रखे हैं, तो इंडिविजुअल फोर्स चार्ज की वजह से अपन फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स ऑन Q0 due to 1, force on Q0 due to 2, force on Q0 due to 3, and what we can simply do is we'll apply the principle of superposition. So we can do the vector sum of all the individual forces. Okay, remember यहाँ पे वेक्टर सम लेना है। इट्स बेटर वर्क इन जो मैंने वेक्टर फॉर्मूला दिया ना, F इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू J, व्हाटएवर जितने भी तुम्हारे चार्जेस है, एंड देन डू द एडिशन, दैट विल बी ऑलवेज इजी फॉर यू। ब्रेकअप मत करो उसको, जैसे मैंने निकाला ना ऐसे करो। ओके, सो दिस इज सिंपली वेक्टर एडिशन। बहुत रेयरली तुम्हारे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा, जनरली तो और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसपे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। बाकी तो वेक्टर अगर आता है, तुमने 11th क्लास में ढंग से किया है, तो वेक्टर एडिशन वाले सवाल तो इजी होंगे, जैसे अभी ये वाला सवाल किया था अपन। ओके, three equal charges Q each are placed along a straight line at a separation D from two nearest charges. Okay, so this is the figure. यहाँ पे मेरे पास तीन चार्ज है A, B, C, which are separated by the distance D. I want to find out the force on charge B, which is at the middle, and the force on the charge C, which is at the extreme. I don't think मेरे को सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि तुम सब लोग ऑलरेडी मेरा लेक्चर सुन चुके हो, ये वाला है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन चुके हो ना। किसी ने नहीं सुना है क्या मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर पहले, इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले? सबने सुने ना मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स? और किसी ने नहीं सुना है क्या? अच्छा है, ओके फाइन, ठीक है। तो ओके, सो 3 स्टूडेंट्स जो नए ज्वाइन किए ना, उन्होंने ये नहीं किया। सो ओके, सो बीच वाला जो चार्ज है, इफ यू सी ए से और सी से इक्वल फोर्स बी पे लगेगा और अपोजिट इन डायरेक्शन लगेगा, तो बाय सिमेट्री यू कैन डायरेक्टली से दैट द फोर्स ऑन बी विल बी 0। ओके, so force on the charge B is 0. You can directly look at the symmetry and tell it. You don't have to do any calculation. If I want to find out the force on charge C, तो force due to charge at A, इसकी वजह से इसका distance 2D है, तो इस पे जो force लगेगा, if I apply 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, then that will be 1/4 pi epsilon naught, because both the charges are Q square and the distance is 2D, so 2D square. Force due to charge at B will be 1/4 pi epsilon Q square upon D square. Since all the three charges are the same magnitude, the direction will also be same, so we can simply say that the net force will be addition of these two, which will come out to be 1/4 pi epsilon naught 5D square upon 4D, sorry ये Q square होगा, D square नहीं होगा, 5Q square upon 4D square. क्या मेरे को इसको पेन पेपर से सॉल्व करने की जरूरत है, या ये क्लियर हो गया सबको? हितेन एंड खुश, सर क्लियर है। क्लियर है ना? मतलब इसको इस सिंपल सवाल को तो करने की जरूरत नहीं है हमारे को, राइट? यहाँ पे सवाल डिफिकल्ट होंगे, मैं सर पेन की हेल्प से करने की कोशिश करूंगा इस पे। ओके, a charge Q0 is placed at the center of the regular pentagon having equal charges at its corner.
फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज Q नॉट। तो ये 5 चार्ज Q जो है वो रेगुलर पेंटागन के अपन ने कॉर्नर पर रख लिया। हालांकि जो पेंटागन मैंने बनाया है रेगुलर नहीं है, बट रेगुलर पेंटागन होना चाहिए। ओके, इसके सेंटर पे चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज? क्या है आंसर? अरे आंसर दो सब जने, साइलेंट क्यों? डिस्टेंस आ रही मानिए। डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है यहाँ पे। बाकी सबके जवाब नहीं आ रहे, खाली 4 स्टूडेंट के जवाब आए हैं। हेलो हेलो सर, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही? कहाँ चली गई मेरी प्रेजेंटेशन? सर कुछ काला काला आ रहा। वो तो मैं देखूंगा किसका किसका वो ऑडियो चालू था। माइक किसका चालू था? क्यों काला काला क्यों आ रहा है? सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है? मेरा अच्छा, सबको प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा, खाली फरदीन को अकेले को नहीं दिख रहा प्रेजेंटेशन? दिख रही है सर। दिख रही है? अगर एक को भी दिख रही है तो मेरे यहाँ से जा रहा है। फरदीन तेरा नेट का प्रॉब्लम है, बाकी सबको दिख रहा है। ठीक है सर। ओके, द आंसर इज 0। इफ आई ड्रॉ द रेगुलर पॉलीगन, पेंटागन अगर बनाऊंगा मैं रेगुलर, आई थिंक दिस इज अ रेगुलर पेंटागन। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे ना, इट विल बी लाइक दिस। ओके, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो भी बनाता हूँ। देन अगर मैं इन फोर्सेस को रीअरेंज करूंगा, क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है, इफ यू रीअरेंज दिस, ये देखो, ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये सेंटर के साथ नहीं है, ये थोड़े से इंक्लाइंड होंगी। ये स्ट्रेट, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है ना, ये वाली लाइन, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी। ये दो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो फिगर बनाने में थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है। ये दो लाइन कुछ ऐसी होगी। ओके, सो अगर ये जो 5 लाइन मैंने अंदर बनाई है, अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे तो वापस से रेगुलर पेंटागन बन जाएगी, जो कि एक क्लोज पॉलीगन बनेगा ऑफ इक्वल साइज एंड इक्वल लेंथ। ये तो मैंने बहुत रफ स्केच बना दिया तुम लोगों के लिए। सो इफ इट्स अ क्लोज्ड पॉलीगन, then the net resultant is 0. Okay, so you don't have to solve this question. अगर तुम लोगों ने 11th क्लास में वेक्टर्स बहुत अच्छे से किया होगा तो तुम्हें को मालूम होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन का कुछ भी सम करोगे, वेक्टर सम, वो हमेशा 0 आना चाहिए अगर रेगुलर पॉलीगन है तो। और मैंने यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन लिया था। Is this clear? If you want to try, you try with the triangle, equilateral triangle, and you try with the square. Don't try with the non-equilateral triangle या rectangle के साथ try मत करना।
वहां पे ये फिट नहीं होगा। रेक्टेंगल में भी एक्चुअली फिट हो जाएगा, बाकी जगह फिट नहीं होगा। सो ट्राई विथ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राई विथ स्क्वायर, यू विल सी कि रेगुलर पॉलीगन में फोर्स 0 आता है। सो यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ कि जब भी रेगुलर पॉलीगन होगा तो आंसर 0 आएगा। एंड इफ यू नॉट एबल टू फॉलो इट, तो फिर तुम्हारे को इसका वेक्टर डायग्राम बना के पूरा सॉल्व करना चाहिए इसको। ओके ना, आज की पूरी क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म नहीं भी होता तो भी हमारे को इक्विलिब्रियम मालूम है। द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल बिकम 0 इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये अपन मैकेनिक्स में देखें तो एट एनी पॉइंट और इफ ऑल द नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, तो अपन उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वर्क इन पावर के चैप्टर में 3 इक्विलिब्रियम डिफाइन किया था अपन ने, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब अगर अपन उस ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो जाता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे तो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आएगा। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर उसको नई पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया अपन ने, तो नई पोजीशन पे वापस से जाके रेस्ट पे आ जाएगा। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो था वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो था वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होता है वेयर वी डोंट से एनीथिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, we don't comment anything about it. Okay, तो सबसे पहली बात थी अगर मैं इसको फिजिकली से रियलाइज करूं, ये 3 सरफेस है, ठीक है। अगर इन 3 सरफेस में मैंने मार्बल्स रखे हुए हैं, मार्बल पीस, ओके, तो फर्स्ट वाले केस में अगर मैं मार्बल को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देता हूँ, रिमेंबर दिस डिस्प्लेसमेंट आर स्मॉल बिकॉज हम मैथमेटिकल बात कर रहे हैं यहाँ पे, इवन दो आई एम टीचिंग फिजिक्स, बट जो डेफिनेशंस आगे आ रही है वो मैथमेटिकल डेफिनेशंस होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो वापस इधर लौट के आ जाएगा, है ना। जैसे अपने घर पे जो कप होता है, बाउल, उसमें अगर तुमने कुछ भी रख लिया है मार्बल का पीस, तो अगर तुमने हल्का सा डिस्टर्ब किया मार्बल को, वापस यहाँ पे आएगा, वापस इस पोजीशन पे लौट के आ जाएगा। सो दिस इज आवर स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस मार्बल को अगर हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं अपन, तो ये मार्बल जो है नीचे गिर जाएगा। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर अपन इसको यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, तो वापस से नई पोजीशन पे आके ऐसा कैसा बैठ जाएगा। सो दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओ सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, तीनों इक्विलिब्रियम में एफ हमेशा 0 होता है। सर एफ एक्सटर्नल या फिर सर मतलब टोटल एफ? एफ एक्सटर्नली तो टोटल एफ होता है, इंटरनल फोर्सेस की अभी बात ही नहीं करते अपन। इंटरनल फोर्स की बात क्यों करें? इंटरनल फोर्स तो कभी भी पोजीशन चेंज करते हैं क्या किसी चीज की? क्या कोई टेबल पे कोई भी चीज पड़ी पड़ी चलने लगती है क्या? नहीं सर, नहीं ना। सो जब सिस्टम डिफाइन कर दिया है, देन वी ओनली टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स, वी डोंट टॉक अबाउट द इंटरनल फोर्सेस। ओके, क्लियर है? और अपन यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, अपन यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ओके, सो जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे देन इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम वर्किंग पावर में सिर्फ एक पार्टिकल की बात करते हैं, और इक्विलिब्रियम में हम एक पार्टिकल की बात करते हैं। ओके, सो डोंट कंफ्यूज विद द सिस्टम। अगर सिस्टम की बात नहीं करें तो इंटरनल फोर्सेस आएंगे ही नहीं, और जब एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं तो टोटल फोर्स की बात करते हैं ना। ये डायग्राम से तो तुम्हारे को क्लियर है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या, अनस्टेबल क्या, और
this is our u versus x graph. Okay. Okay, u versus x ग्राफ. तो इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है, ओके, ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये वापस से मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये मेरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. तो किस्मत से जैसा अपन ने बाउल लिया था उसमें मार्बल को रखा था, जैसा शेप आ रहा था ना, यू एक्स ग्राफ का भी वैसा ही शेप आता है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए. अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? एफ और पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है? एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. याद है सबको या भूल गए? एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. कशिश, यस सर. क्या होता है? याद है? ये डेफिनेशन है, भूल गई? सर आप एक बार रिपीट करेंगे, मुझे सिर्फ कशिश सुनाई दिया. F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. ये डेफिनेशन याद है या भूल गई? याद है ऐसे तो. ऐसे तो याद है, ऐसे तो पता चल रहा है कि मुस्तफा, हाँ बता क्या है ये मेरा एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया था. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. हाँ हाँ, बोल बोल बोल. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. वो क्या होता है? सर यू होता है ना सर. F is equals to change in potential energy. F तो फोर्स होता है, F चेंज इन पोटेंशियल सर एनर्जी. मुझे भी सिर्फ F फोर्स होता है, F चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है. समीना, समीना, F is equal to change in potential energy with respect to displacement. ये क्या है? मेरे को Negative. फॉर्मूले का वो बता रही हो क्या बोलते हैं, क्या लिखा है मैंने? हाँ यशा, Sir, work done by internal conservative force is equal to negative of change in potential energy. एग्जैक्टली. मैंने बाकी सबसे नहीं पूछा है, आई थिंक कि बाकी लोगों को आता होगा, बट मेरे को फटाफट करना था. यशा का माइक सिस्टम अच्छे से काम करता है, इसलिए सीधा यशा को पूछ लिया. बट कशिश एंड समीना, आई पॉइंटेड आउट टू यू क्योंकि मेरे को डाउट था कि तुम लोग आंसर नहीं दोगे. सर मुझे सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही पता था. ऐसे कैसे पता था? रीड आवर नोट्स केयरफुली. मुझे तूने क्लास मिस की थी, याद है तेरे को ये सब? ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. इसके बाद सर आपने वापस भी पढ़ाया था सर. पढ़ा लिया जब था? मैं क्लास में नहीं था, वापस एक बार पढ़ाया था सर, मतलब सर रिवीजन करवाया था एक तरह से. अच्छा ठीक है, गुड. तो तेरे को याद है? सो यस सर. सो स्टेबल इक्विलिब्रियम ये वाला, यहाँ पे du by dx 0 है. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये वाला, यहाँ पे du by dx 0 है. और ये वाला न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी du by dx 0 है. अपने को सीधा सीधा स्लोप ऑफ द कर्व 0 दिख रहा है. यहाँ तक तो क्लियर है. नाउ what can I say about d2u by dx2? What can I say about d2u by dx2? स्टेबल इक्विलिब्रियम में d2u by dx2 का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाँ,
पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। और आंसर? और किसी का आंसर नहीं है इसका? देवांश, हाँ तो कोई बात नहीं, आप जवाब देना। d2/dx2 का साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है? विदेश, फरदीन, सर कहाँ के लिए डिट्टो? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। माइनस होता है। बाकी स्टूडेंट को नहीं आता है क्या? मिकदाद, विदित, विदित नहीं है क्लास में? विदित आंसर क्यों नहीं दे रहा? ओके, सो सही स्टूडेंट दिया, सही आंसर दिया स्टूडेंट्स ने। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे d2u/dx2 विल बी नेगेटिव। अब तुम देखो यहाँ पे जो है, या मैं थोड़ा सा दूसरा ये वाला ग्राफ बनाता हूँ, ओके। ये वाला ग्राफ, ये स्लोप, ये स्लोप और ये स्लोप। ये स्लोप क्या है, नेगेटिव, ये स्लोप 0, ये स्लोप पॉजिटिव। एंड du/dx जो है वो क्या होता है, -f होता है। सो यहाँ पे फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे फोर्स 0 है और यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है, ओके। तो फोर्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव से 0 हो रहा है, 0 से नेगेटिव हो रहा है। तो चेंज ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू x क्या है, नेगेटिव है। इफ df/dx इज नेगेटिव तो d2/dx2 क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव, ओके। सो दिस वाज अ क्विक रिवीजन 11th क्लास के कॉन्सेप्ट का कि एट स्टेबल इक्विलिब्रियम d2u/dx2 is negative. If I go at the unstable equilibrium में यहाँ पे देखो, here the slope is positive, here the slope is negative, here the slope is 0. तो f is minus du/dx. तो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है, यहाँ पे फोर्स 0 हो रहा है, यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव हो रहा है। तो जो चेंज इन फोर्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। So d2u/dx2 is positive here. Okay, basically df/dx is positive here, and at stable equilibrium df/dx is negative. Clear है? So Yasha, can you tell me now what is d2u/dx2 का sign? Yes sir. d2u/dx2 का साइन क्या हो गया, नेगेटिव, ओ स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। स्टेबल पे हाँ, मैंने तो नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव होगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे फोर्स क्या है, 0 है, और यहाँ पे फोर्स क्या है, नेगेटिव है, राइट। सो व्हाट इज df/dx? व्हाट इज df/dx एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव और नेगेटिव? df/dx is negative. df/dx is negative.
F is equal to minus du by dx. So df by dx is minus d2u by dx2. So d2u by dx2 क्या हो गया? Positive. Devansh, is this clear to you? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने मेरे को प्राइवेटली कुछ लिखा है चैट पे। जो नहीं लिख रहे हैं तो मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कि वो लोग क्लास में एक्टिव है भी या नहीं है। जिन लोगों को समझ में आ गया है, जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन लोग रिप्लाई कर रहे हैं। आइदर यू हैव टू स्पीक आउट और यू हैव टू कमेंट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फाइंड आउट द साइन ऑफ हाउ द फोर्स वेरीज विद एक्स। ओके, आई डोंट नो वेदर यू राइट और रॉन्ग। यू सिंपली सी कि अगर तुमने d2 by dx2 को पॉजिटिव बोला है तो तुम सही हो, अगर तुमने d2 by dx2 को नेगेटिव बोला है तो तुम गलत हो। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू सम होमवर्क on WhatsApp where I will ask you to find out net force on the charge and I'll ask you find out the equilibrium position of the charge। और बस सिंपल सवाल दूंगा क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन पे जो चार्जेस होते हैं ना वही सवाल दूंगा, तो तुम लोगों से इजीली हो जाने चाहिए। ओके, किसी को कोई डाउट है क्या इस टॉपिक पे? क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये लास्ट क्लास है। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा और क्लास में रिवाइज कर देंगे, बट दिस इज द लास्ट टॉपिक वेयर यू कैन रिवाइज योर वर्क एनर्जी एंड पावर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ वेरी केयरफुली। अगर अभी क्लास में समझ में नहीं आया तो इस लेक्चर को वापस से देख लेना एंड सी की स्लोप जो चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ का, यू वर्सेस एक्स ग्राफ का, वहीं से तुम्हारे को फोर्स का भी मैग्नीट्यूड मिलता है, फोर्स का डायरेक्शन भी मिलता है, और क्या बोलते हैं, ये भी आइडिया होता है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है अनस्टेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर अपन ने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया होता पार्टिकल को ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में, du by dx नेगेटिव है, सॉरी du by dx पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, यानी फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट होता तो पार्टिकल वापस से नीचे आ रहा है। शायद इधर ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैंने du by dx को पॉजिटिव लिखा है, फोर्स को नेगेटिव लिखा है। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, लेफ्ट में ये वाला स्लोप है, du by dx पॉजिटिव है, सॉरी du by dx नेगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, यानी अगर अपन ने पार्टिकल को लेफ्ट में डिस्प्लेस किया होता तो फोर्स इज एक्टिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, फोर्स उसको वापस से टुवर्ड्स राइट लेके आ रहा है। दिस कॉन्सेप्ट टेल्स अस कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। जब लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो इस स्लोप से जो नेगेटिव है और फोर्स पॉजिटिव, अपने को पता चल रहा है कि फोर्स राइट में लगेगा और पार्टिकल को राइट में लेके आएगा। जब अपन ने पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स राइट, अपने को पता चल रहा है स्लोप पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, यानी फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा तो वो पार्टिकल को वापस से नीचे लेके आएगा। ओके, दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का जो ग्राफ है, यहीं से तुम इसकी इक्विलिब्रियम की वो चेक कर सकते हो कौन सा टाइप है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। सेम थिंग जो मैंने अभी यहाँ पे समझाई ना, तुम लोग इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम पार्टिकल को लेफ्ट में डिस्प्लेस करते हो, पार्टिकल को लेफ्ट में डिस्प्लेस करते हो, लेफ्ट का स्लोप देखो, लेफ्ट का स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव आ रहा है, यानी फोर्स भी लेफ्ट में ही एक्ट कर रहा है। तो जैसे ही पार्टिकल को लेफ्ट में डिस्प्लेस किया, फोर्स भी लेफ्ट में ही एक्ट कर रहा है तो पार्टिकल लेफ्ट में मूव हो जाएगा। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अगर पार्टिकल को राइट में डिस्प्लेस किया है, राइट में स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, फोर्स क्या होता है माइनस ड्यू बाई डी एक्स, तो फोर्स नेगेटिव हो गया, सॉरी स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो अगर तुमने राइट में डिस्प्लेस किया है और फोर्स भी वापस से पॉजिटिव यानी राइट में एक्ट कर रहा है तो पार्टिकल राइट में आगे चला जाएगा, सो दैट विल बी योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मैंने फोर्स के साथ दिखा दिया। अब इसी को तुम पोटेंशियल एनर्जी के साथ देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर मैथ्स के टर्म में सोचोगे तो इट्स अ लोकल, ये सिर्फ लोकल है, इसी पॉइंट के बगल में बात करते हैं, ग्लोबल बात नहीं करते हैं। ग्लोबल इसलिए बात नहीं करते हैं, तुम देख लो मैंने ऊपर जो है ना, अगर एक पॉइंट ये लिया है तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, हम इन दो को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नेबरहुड में कंपेयर करेंगे। ओके, बायो के स्टूडेंट खाली इतना याद रख ले, इससे ज्यादा इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के स्टूडेंट तो उसको और डिटेल में आगे जाके पढ़ सकते हैं। ओके, सो विल ओवर द क्लास हियर ओनली।